आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हम अर्थवर्म के बाह्य संरचना एवं डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। फाइलम एनेलिडा में पाए जाने वाला अर्थवर्म, जो कि जनरली जिसे केचुआ कहा जाता है, इसका जूलॉजिकल नेम है फेरिटिमा पोस्थुमा। इसकी लगभग 1800 वंश अभी तक ज्ञात है और लगभग 500 जातियां भी ज्ञात है, जो भारत से लेकर मलेशिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और जो स्पीसीज़ आज हम अध्ययन करेंगे वो है फेरिटिमा, जिसकी 13 जातियां मिलती हैं इंडिया में। इसका जूलॉजिकल नेम है फेरिटिमा पोस्थुमा। तो आज पोस्थुमा जाति की हम अध्ययन करेंगे। इसका फाइलम है एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में जो पाए जाने वाले एनिमल हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रू सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। और ये जो अर्थवर्म है ये स्थलीय प्राणी है जो नम मिट्टी में पाए जाते हैं और भूमि के अंदर गहराई में भी पाए जाते हैं। और जनरली ये बरसात के ऋतु में, वर्षा ऋतु में सुरंगों में पानी भर जाने से ये बाहर निकल के आते हैं। यह सड़ी गली पत्तियों एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी के साथ अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर वह जो मिट्टी है उसके साथ अपच भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर त्याग देता है। इस प्रक्रिया को वर्म कास्टिंग कहा जाता है और फेरिटिमा की कास्टिंग छोटी छोटी गोलियों के रूप में इनके सुरंग के आसपास ढेर के रूप में देखने को मिलती है। तो मान लीजिए ये जैसे इसकी सुरंग है, तो यहाँ से अगर एक ये एनिमल का पोस्टीरियर एंड है तो ये ऐसे छोटे छोटे ढेर के रूप में वर्म कास्टिंग बनाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्म कास्टिंग और यह किसानों का मित्र होता है जो कि भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। इसकी क्लास है ओलाइगोकीटा, ऑर्डर ओपिस्थोफोरा, और ये है पेरिटिमा पोस्थुमा जो इसका जूलॉजिकल नेम है। तो आज हम इसकी पेरिटिमा पोस्थुमा स्पीसीज़ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका जो इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। यहाँ पर दो डायग्राम हमने लगाया है। एक है ये डॉर्सल व्यू और ये दूसरा है वेंट्रल व्यू। जो अर्थवर्म होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है। इसका जो बॉडी है बेलनाकार होता है, लंबा होता है, अगले सिरे पर नुकीला तथा पिछले सिरे पर कुछ मोटा होता है। ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है। एंटीरियर एंड इज टैपरिंग और पोस्टीरियर एंड थोड़ा मोटा होता है। इसका शरीर बिल बनाने के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। और इसकी जब कलर की अगर हम बात करते हैं तो इसका शरीर का रंग मटमैला या मिट्टी के रंग का होता है, चमकदार गहरे भूरे रंग का होता है। पृष्ठ सतह का रंग अधर तल की अपेक्षा अधिक गहरा होता है, अर्थात वेंट्रल सतह का जो है रंग जो है अधिक गहरा होता है। और इसके त्वचा में जो रंग बनता है वो पोरफायरिन पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण बनता है। यह प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से त्वचा की रक्षा करता है। और पृष्ठ सतह पर अगले सिरे से पिछले सिरे तक गहरे रंग की मध्य रेखा के रूप में डॉर्सल ब्लड वेसल्स दिखाई देती है। तो ये डॉर्सल सरफेस पे यदि अपन देखते हैं तो ऐसी एक रेखा दिखाई देती है, ये कहलाती है डॉर्सल ब्लड वेसल्स। इसी से हम ये पहचानते हैं कि ये डॉर्सल इसका सरफेस है। जो अर्थवर्म है पूरे शरीर में एन्युलर ग्रूव्स पाए जाते हैं, जिसको कि
शरीर छल्लेनुमा खाँचों के रूप में विभाजित होता है और ये छल्लेनुमा खाँचें इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं, ये ऐसे, और ये आपस में मिलकर रिंग्स का निर्माण करती हैं। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये 100 से 120 छोटे छोटे खंडों में बटे होते हैं। वास्तव में जो बॉडी वॉल के जो खंड होते हैं ये सेप्टा के द्वारा डिवाइडेड होते हैं, बटे होते हैं। मान लीजिए ये एक सेगमेंट है तो दूसरा सेगमेंट ये है, तो बीच का जो एरिया है ये सेप्टा कहलाता है। तो इस प्रकार इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और जो बराबर मात्रा में खंड बटे होते हैं इनको मेटामेरिज्म कहा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंट्स कहा जाता है, और इनको मेटामेरिज्म, मेटामेयर्स बॉडी सेगमेंट्स कहा जाता है। और जो बराबर मात्रा में जो खंड बनते हैं उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। अगले जो 4 खंड होते हैं वहाँ पर सेप्टा नहीं पाए जाते। फर्स्ट 4 सेगमेंट्स में सेप्टा नहीं पाए जाते। अर्थवर्म में एक स्पष्ट सिर और संवेदी अंग जैसे आइज, सिरस, टेंटिकल पूर्ण रूप से एब्सेंट होते हैं। ये जो हेड का एरिया है इसमें आइज, स्पर्श, टेंटिकल्स ये नहीं पाए जाते। और ऊपर का जो है 2 भागों से बना होता है सेगमेंट, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। तो जो अर्थवर्म है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो खंडों में बटा हुआ शरीर है और इसमें 14, 15 व 16 खंड आपस में मिलकर एक ग्लैंडुलर कोशिकाओं की एक मोटी, चिकनी व छल्लेनुमा पट्टी बनाती है जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। इसी क्लाइटेलम की उपस्थिति के कारण इस अर्थवर्म की बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइडेड रहती है। ऊपर वाला भाग जो कि क्लाइटेलम के ऊपर होता है उसको बोलते हैं प्री क्लाइटेलर रीजन, और जो क्लाइटेलम जहाँ पर पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लाइटेलर रीजन, और जो नीचे वाला भाग जो है उसको कहा जाता है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। इस प्रकार यह 3 भागों में इसका शरीर बटा होता है। और इसमें सीटी पाई जाती है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। फर्स्ट और लास्ट और वह क्लाइटेलम में सीटी नहीं पाई जाती। फर्स्ट सेगमेंट में, क्लाइटेलम के सेगमेंट्स में, और लास्ट सेगमेंट में जहाँ की एनस होता है वहाँ पर सीटी नहीं पाई जाती। और प्रत्येक सीटी काइटिन की बनी नाइट्रोजनी पदार्थ की होती है और प्रत्येक खंड में लगभग 80 से 120 सीटी पाए जाते हैं। तो ये सरफेस था डॉर्सल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस में जहाँ पर कि एपर्चस इसमें पाए जाते हैं, इस डायग्राम को हम कंसंट्रेट करते हैं। इसमें आप देखिए जो अर्थवर्म है बाह्य सतह पर अनेक एपर्चस दिखाई देते हैं। सबसे पहले माउथ दिखाई देता है जो कि प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम 2 सेगमेंट से घिरा होता है, और ये इसमें यहाँ पर माउथ पाया जाता है। यह अर्धचंद्राकार एपर्चर होता है जो प्रोस्टोमियम या पहले खंड के अधरतल पर स्थित होता है। पेरिस्टोम का पृष्ठभाग एक मांसल पिंड के रूप में मुख के सामने की ओर लटका हुआ पाया जाता है जिसको कि प्रोस्टोमियम कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में ये आप देखेंगे तो ये एनस एक और एपर्चर पाया जाता है। यह पिछले सिरे पर एक झिर्री के रूप में होता है और अंतिम खंड में पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आप देखिए मेल जेनाइटल पोर एंड जेनाइटल पेपिली। ये है मेल जेनाइटल पोर और जेनाइटल पेपिली। तो जो मेल जेनाइटल पोर है ये 18वें खंड के अधरतल पर पार्श्व में स्थित जोड़ी के रूप में मेल जेनाइटल पोर के रूप में उपस्थित होते हैं, और ये 17 से लेके 19वें खंड में 17, 18, 19 में ये एक एक जोड़ी पाए जाते हैं जिसको कि जेनाइटल पेपिली कहा जाता है। तो ये मेल जेनाइटल पोर्स के एपर्चर्स के रूप में ये वेंट्रल सतह पर उपस्थित होते हैं।
प्रत्येक खंड में जो सेगमेंट्स होते हैं, खंडित एनिमल है, सेगमेंटेड एनिमल है, इसलिए खंडों का यहाँ काफ़ी महत्व है। फिर नेक्स्ट जो एपर्चर्स पाया जाता है वो फीमेल जेनाइटल पोर है। यह 14वें खंड या प्रथम क्लाइटेलम जो सेगमेंट होता है वहाँ पर उसके बीचों बीच हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे के रूप में उपस्थित होता है। ये क्लाइटेलम का एरिया है और यहाँ पर फीमेल जेनाइटल एपर्चर सेंटर में पाया जाता है। इसके बाद स्पर्मेथिकल पोर पाए जाते हैं। वो 5वें, 6वें, 6वें, 7वें, 7वें, 8वें एवं 8वें, 9वें खंडों में वेंट्रोलैटरल साइट पर एक एक जोड़ी स्पर्मेथिकल पोर पाए जाते हैं जिसमें स्पर्म स्टोर होता है, और साथ में डॉर्सल पोर्स पाए जाते हैं। 12वें खंड के पीछे की ओर ये डॉर्सल पोर्स पाए जाते हैं और जो बॉडी वॉल के बाहर खुलते हैं। इसके अलावा पहले 2 खंडों को छोड़कर अन्य सभी खंडों में नेफ्रिडिया के अनेक सूक्ष्म एपर्चर्स पाए जाते हैं जिसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है। तो इस प्रकार बाहर से देखने पर अर्थवर्म की जो बॉडी है वो इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के एपर्चर्स दिखाई देते हैं और एनिमल्स जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, वर्म लाइक एनिमल होता है। अब लेते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है सीधी होती है, शरीर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फैली होती है। पहले खंड में माउथ से प्रारंभ होकर अंतिम खंड में एनस में खुलती है, अर्थात ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये माउथ है फर्स्ट सेगमेंट, फिर उसके बाद एनस है लास्ट सेगमेंट, और इस प्रकार यह कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। सबसे पहला भाग आता है बकल चैम्बर या बकल कैविटी जिसे कहा जाता है। यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला अगला भाग होता है जो माउथ के बाद खुलता है, और ये अर्धचंद्राकार एपर्चर्स के रूप में होता है, माउथ के अंदर खुलता है, और ये तीसरे खंड के मध्य तक फैला होता है, माने थर्ड सेगमेंट तक। ये यहाँ से लेके थर्ड सेगमेंट तक ये बकल चैम्बर्स फैला होता है। और ये बकल चैम्बर्स, बकल कैविटी की जो दीवार होती है, अनेक मसल्स निकलकर बॉडी वॉल से जुड़ती हैं, और इसी पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन से जो बकल चैम्बर है उसमें भोजन जो है ग्रहण करने का जो कार्य किया जाता है, और ये पीछे की ओर फेरिंग्स में ओपन होता है। दूसरा जो सेगमेंट्स आता है वो है फेरिंग्स। ये एलिमेंट्री कैनाल का छोटा भाग है जो कि 5th सेगमेंट तक फैला होता है। यहाँ से लेके देखिए ये है 5th सेगमेंट, 5वें खंड तक ये फैला होता है, और इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है, काफ़ी मस्कुलर दीवार होती है। डॉर्सल सरफेस पर छोटी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में फेरिंग्स उभरा हुआ पाया जाता है। इसको फेरिंजियल बल्ब भी कहा जाता है, और इसके जो पार्ट होते हैं वो नीचे की ओर, फेरिंग्स जो है नीचे की ओर ईसोफेगस में ओपन होता है। ईसोफेगस एक पतली ट्यूब होती है जो कि नलीनुमा होती है, ट्यूब के समान होती है। ये 5वें से लेके 7वें खंड तक फैली होती है। 5th to 7th सेगमेंट तक ये ईसोफेगस फैली होती है, और इसकी जो दीवार होती है पतली होती है, और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर आता है गिजार्ड का। यह ईसोफेगस के पीछे 8वें खंड से लेकर आहार नाल फूलकर एक गांठ जैसी अंडाकार रचना का निर्माण करती है जिसे गिजार्ड कहते हैं। ये एक एग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको कि गिजार्ड कहते हैं, और इसमें जो पेशियां हैं काफ़ी मस्कुलर होती है, दीवार मोटी होती है। गिजार्ड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का स्तर पाया जाता है, उसके ऊपर क्यूटिकल का महीन आवरण जुड़ा होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है
भोजन को पीसने का कार्य करता है। गिजार्ड पीछे की ओर आमाशय में खुलता है, स्टमक में ये ओपन होता है। स्टमक जो है 9वें खंड से लेकर 14वें खंड तक फैला होता है। तो ये 9th to 14th सेगमेंट तक जो है स्टमक फैला होता है। इसकी दीवार जो है मस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है और अत्यंत ही वैस्कुलर होती है, जिसमें कि ग्लैंड कोशिकाओं का बहुत जाल होता है जो प्रोटीन पाचन में एंजाइम्स का स्रावण करते हैं, प्रोटीन के पाचन के लिए मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसकी चारों ओर की दीवार अत्यंत ग्लैंडुलर होती है और अंदर को बहुत सारे रिंग्स के रूप में पाई जाती है। स्टमक जो है नीचे की ओर खुलता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन जो है टिफ्लोसोल की उपस्थिति के कारण यह 2-3 भागों में बटा होता है। ये टिफ्लोसोल है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो जहाँ पर टिफ्लोसोल पाया जाता है उसको टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कहा जाता है प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, और नीचे जो भाग होता है टिफ्लोसोल के उसको कहा जाता है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो जो इंटेस्टाइन है वो 14 सेगमेंट से पीछे आहार नाल चौड़ी होना प्रारंभ हो जाती है, और इसका निर्माण जो है 15वें खंड से प्रारंभ होता है और लास्ट सेगमेंट तक ये फैला होता है। इसकी दीवारें जो होती हैं इंटेस्टाइन की पतली होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं, और इसमें विलाई पाए जाते हैं। विलाई जो है भोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो आंत में पहले भी हमने बताया कि टिफ्लोसोल के कारण 3 भागों में बटा होता है। तो पहला जो पार्ट है वो है प्री ट्रिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। यह जो भाग होता है 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक फैला होता है। 15 to 26 सेगमेंट तक ये फैला होता है प्री ट्रिप्लोसोलर रीजन। इसमें अंदर की ओर छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं। इसकी दीवार जो है अत्यधिक संवहित होती है, और यह आंत को अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए ये विलाई पाए जाते हैं। 26वें खंड में इसके दोनों ओर पार्श्व में एक एक शंक्वाकार व खोखला प्रवर्ध निकलता है जो इंटेस्टाइन के 3-4 खंडों तक फैला होता है। इन प्रवर्ध को इंटेस्टाइनल सीका कहा जाता है। तो ये इंटेस्टाइनल सीका ऐसे निकले होते हैं, कान के समान दिखाई देते हैं, ये कहलाते हैं इंटेस्टाइनल सीका। और इसकी भी दीवार काफ़ी संवहित होती है, ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसमें भी पाचक रस का उत्पादन होता है। किसमें? इंटेस्टाइनल सीका में भी पाचक रस का काफ़ी उत्पादन होता है। अब जो टिफ्लोसोलर रीजन है, ये जो टिफ्लोसोलर भाग है, ये 26वें खंड के पीछे से प्रारंभ होकर एनस तक फैलता है, और ये पहले 13वें खंड से लेकर 26 खंड तक फैला होता है, और एक अत्यंत ही ग्लैंडुलर लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस, जिसको कि टिफ्लोसोल कहते हैं, इसकी उपस्थिति इस भाग की विशेषता होती है। यह जो होती है इंटेस्टाइन की, जो कि डॉर्सल सरफेस का जो मध्यवर्ती भाग होता है उसके समान होता है, और ये इंटेस्टाइन के भाग को फैला देता है, जिसके कारण इस जगह पर काफ़ी मात्रा में जो फूड पार्टिकल रुकते हैं और आसानी से पाचन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और जो पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन है, जिसको कि पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, इस भाग को रेक्टम भी कहते हैं, और यह आखिरी 23 से 25 खंडों तक फैला रहता है। यह शरीर के अंतिम खंड में एक एपर्चर द्वारा बाहर खुलता है, जिसको एनस कहा जाता है। इस प्रकार ये एलिमेंट्री कैनाल है अर्थवर्म की। अब अर्थवर्म का जो मुख्य भाग जो है फूड फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन, ये कैसे होता है? तो जो अर्थवर्म होता है, जिसे हम केचुआ कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, वो एक सर्वाहारी प्राणी है, ओमनीवोरस एनिमल है। इसका भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। यह जंतु रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अपनी सुरंग से बाहर निकलकर आसपास की मिट्टी को खाते हैं, जिसमें सड़ी गली पत्तियां, घास फूस, बीज, कीड़े मकोड़े, अन्य कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। और जैसे ये माउथ द्वारा इस फूड पार्टिकल को अंदर लेता है, तो यह भोजन
जो बाहर निकल कर आता है उसमें मिट्टी के साथ भोजन से लेकर पुनः अंदर चला जाता है। और ये फेरेंजियल बल्ब में आता है, फेरिंग्स में आता है, मकल कैविटी में मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा ये नीचे की ओर आता है। और जैसे ही फेरेंजियल बल्ब्स में आता है यहाँ पर लार इसमें स्रावित किया जाता है जिसमें म्यूसिन होता है और प्रोटियोलैटिक एंजाइम्स होते हैं। म्यूसिन भोजन व मिट्टी को लसदार बनाकर पीछे एलिमेंट्री कैनाल में जाने के लिए सुविधा प्रदान करता है और प्रोटियोलैटिक एंजाइम कुछ हद तक प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कर देता है। भोजन एलिमेंट्री कैनाल से इसोफेगस से होता हुआ ये गिजार्ड में पहुंचता है। इस फेरिंग से ये भोजन अब कहाँ आने लगता है, इसोफेगस, और इसोफेगस से फिर ये गिजार्ड में पहुंचता है। गिजार्ड की जो पेशियाँ होती हैं बार बार सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे भोजन पिसने लगता है और इस प्रकार भोजन व मिट्टी की एक लई के समान, लुगदी के समान रचना बन जाती है। अब यह जो पिसा हुआ भोजन है अमाशय में आता है, अब स्टमक में ये पहुंच जाता है। अब ये भोजन जैसे ही स्टमक में आता है, अमाशय में चूँकि जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उसमें पाचक रस निकलते हैं, पिसे हुए भोजन के ऊपर डाल देते हैं। इस पाचक रस को, एंजाइम्स को उस भोजन के ऊपर डाल दिया जाता है और भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भोजन इंटेस्टाइन में पहुंचता है और ये स्टमक से ये भोजन इंटेस्टाइन में आता है और भोजन का जो मुख्य डाइजेशन है मुख्य रूप से इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है। और इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले इंटेस्टाइनल सीका जो है पाचक रस को पूरी तरह से पचा देते हैं और इस इंटेस्टाइनल सीका में जो मुख्य एंजाइम्स निकलते हैं वो होते हैं पेप्सिन। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। ट्रिप्सिन द्वारा एमिनो अम्लों को अपघटित कर देते हैं। उसके बाद डायस्टेज होते हैं जो कि माड़ को, जो कि शर्करा में बदल देते हैं। और उसके अलावा दो एंजाइम और होते हैं जैसे सेलुलोज और लाइपेज। सेलुलोज जो है पाचन करता है, सेलुलोलोबियोस में बदल जाता है, और जो लाइपेज होते हैं ये फैट को फैटी अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार और एक एंजाइम है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिन। यह एंजाइम शर्करा का पाचन अच्छी तरह से करता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इंटेस्टाइन में ही होता है और इंटेस्टाइन की एपिथेलियल जो द्वारा जो अवशोषित भोजन ब्लड में, जो कैपिलरीज में ब्लड की जो कोशिकाओं में विसरित होकर रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। आंत्र की कोशिकाओं में जो दीवार जो होती है, इंटेस्टाइन की जो दीवार है, ये इंटेस्टाइन की जो दीवार है जो भोजन एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लड में आता है, ब्लड की कैपिलरी से पूरे शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इंटेस्टाइन की दीवार में स्थित विलाई जो है वह टिफ्लोसोल इसकी पाचन एवं अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो विलाई पाए जाते हैं और जो ये टिफ्लोसोल पाए जाते हैं, टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन जिसको कहा जाता है, इसके कारण यह जो है इंटेस्टाइन का सरफेस बढ़ जाता है और बड़े आसानी से ये भोजन को पचाते हैं। और जो भोजन होता है ब्लड के थ्रू, जो केमिकल कंपाउंड में जो खाद्य पदार्थ टूटता है वो ब्लड के साथ, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरे ब्लड बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। और मिट्टी का जो अपच भोजन एवं भोजन का अवशेष मलाशय से, रेक्टम से, एनस से होता हुआ छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, यहाँ से ऐसे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, गोलियों के रूप में, इन गोलियों को हम वर्म कास्टिंग कहते हैं, जो प्रायः नम मिट्टी में केचुए की सुरंग की बाहर ढेर के रूप में दिखाई देता है, कुंडलित रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार ये अपना वेस्ट जो है बाहर निकाल देता है। तो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने अर्थवर्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव सिस्टम के संरचना तथा फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।